Hello dear students, I welcome you all on AC Plus digital platform of advanced engineering classes. आप सभी का स्वागत है सोम के इस आगाज सीरीज के अंदर। और आगाज सीरीज के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी डिफरेंट एग्जाम्स में, सेंट्रल और स्टेट एजे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं का यहाँ पर कंपाइलेशन हम लेकर चल रहे हैं। तो ये सीरीज आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही इफेक्टिव बनाने वाली है। सो प्लीज इस सीरीज को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। हम यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 पर हैं और दो सेशन हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहली यूनिट यानी एसएफडी बीएमडी कवर अप किया था। इस सेशन के अंदर हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल यूनिट नंबर 2 एंड प्रैक्टिस सेशन ये है 3rd। सबसे पहला क्वेश्चन है मटेरियल हैविंग दी सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जिनमें सभी दिशाओं में सेम प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, अगर मटेरियल में सेम प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है? सेम प्रॉपर्टी है। पहले बेसिक में आपको समझा रहा हूं। सेम प्रॉपर्टी है एट ऑल पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन। किसी भी एक डायरेक्शन में अगर सभी पॉइंट्स पर सेम प्रॉपर्टी है, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। अगर मटेरियल के अंदर सेम प्रॉपर्टी है ऑल डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में, एक पर्टिकुलर नहीं, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक। अगर मटेरियल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी है एट ऑल पॉइंट्स, डिफरेंट प्रॉपर्टी एट ऑल पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन, एट ऑल पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन, किसी एक दिशा में सेम प्रॉपर्टी है, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। और अगर किसी भी मटेरियल में डिफरेंट प्रॉपर्टी है ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपिक, या फिर हम क्या बोलते हैं? नॉन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक। ठीक वहीं पर अगर मटेरियल के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी बोला जाए, क्या बोला जाए? डिफरेंट प्रॉपर्टी, और ऑल डायरेक्शन नहीं बोल रहा है, पर वो बोल रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक। और ऑर्थोट्रॉपिक का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? प्लाईवुड। ऑर्थोट्रॉपिक एग्जाम्पल होगा प्लाईवुड। अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट पूछता है, क्या पूछता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट पूछता है, और आइसोट्रॉपिक के अंदर पूछता है, तो उसका आंसर होगा 2। ऑर्थोट्रॉपिक में पूछता है तो उसका आंसर होगा 9। और एनआइसोट्रॉपिक या नॉन आइसोट्रॉपिक में पूछता है इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, तो उसका आंसर होगा 21। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? सेम प्रॉपर्टी है सभी दिशाओं में, तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? आइसोट्रॉपिक। होमोलॉगस वर्ड नहीं होता है, होमोजीनियस वर्ड जरूर होता है, और इलास्टिक जरूर होता है। इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं which can regain its original shape and size, regain original shape and size, original shape and size on unloading। अनलोडिंग करने पर अपना पुराना साइज रिगेन कर पाए, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है, अ रॉड ऑफ लेंथ L and diameter D is subjected to a tensile load P, which of the following is sufficient to calculate the resultant change in diameter। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, प्रिज्मेटिक बॉडी, जिसका लेंथ कितना है L और उसका डायामीटर कितना है D, और उस पे ऐसा टेंसाइल लोड लग रहा है P। ठीक। अब अगर हमें इस सब्सटेंस का, इस बॉडी का, इस मटेरियल का एरिया पता है,
सो हम P अपॉन A से क्या निकाल लेंगे, एक्सियल स्ट्रेस जो इसकी लंबाई में लग रहा है, एक्सियल स्ट्रेस। और एक्सियल स्ट्रेस में अगर हम यंग मॉड्यूलस का डिवाइड कर दें तो उससे हमें मिल जाएगा एक्सियल स्ट्रेन, जो कि होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हमें जो रिजल्टेंट चेंज है लेंथ में वो मिल जाएगा। अच्छा, अब वहीं पर अगर हम इसमें पॉइजन्स रेशियो भी हमें पता हो तो हम यहां पर लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन के रेशियो से, मतलब एक्सियल स्ट्रेन तो हमारा आ चुका है किससे, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस से, और अगर एक्सियल स्ट्रेन में पॉइजन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा। और लेटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो कितनी है, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू है चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर। ये हमारे पास लेटरल स्ट्रेन का क्या है, फॉर्मूला है। मतलब डायामीटर में अगर चेंज निकालना है और लोड और एरिया पता है तो हमें दो चीज चाहिए, एक हमें चाहिए यंग मॉड्यूलस और एक चाहिए पॉइजन्स रेशियो। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन बोल रहा है यंग मॉड्यूलस, तो खाली इससे तो काम चलेगा नहीं, खाली शियर मॉड्यूलस से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ पॉइजन रेशियो से भी काम नहीं चलेगा। आंसर होना चाहिए यंग मॉड्यूलस एंड पॉइजन रेशियो, जो कि ऑप्शन में नहीं है, पर यंग मॉड्यूलस तो दे रखा है तो वो भी हमें चाहिए, साथ में शियर मॉड्यूलस बोल रखा है। तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि या तो ऑप्शन में ये हो या फिर ऑप्शन ऐसा हो यंग मॉड्यूलस और शियर मॉड्यूलस, या फिर आंसर ऐसा हो यंग मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस। ये तीनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर हमें ई और जी पता है तो हम म्यू निकाल सकते हैं। ई और जी हमें मेनली चाहिए, ई और म्यू, पर अगर हमें ये पता है तो हम इसको निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, या फिर एक रिलेशन होता है ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो हमारे पास ई और जी भी अगर हैं तो हम म्यू निकाल लेंगे, और ई से हमने निकाल लिया एक्सियल स्ट्रेन, और म्यू से हम निकालेंगे लेटरल स्ट्रेन, जो हमें चेंज इन डाया बता देगा। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या बनेगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ। देखिए क्रीप है क्या चीज, क्रीप का मतलब है विसर्पण, इसको हिंदी में बोलते हैं। क्रीप जो है ये है परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन, या फिर हम क्रीप को बोल सकते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन। परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक स्ट्रेन, ये पहली कंडीशन। ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग कंडीशन, सस्टेन्ड लोडिंग कंडीशन का मतलब क्या है कि आपका कांस्टेंट लोड, सस्टेन्ड लोड का मतलब है कांस्टेंट लोड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब लंबे समय अवधि तक अगर कोई एक जैसा लोड लगा रहे, स्ट्रेस लगा रहे, तो इसे सस्टेन्ड लोडिंग कंडीशन बोलते हैं। तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, दिस विल बी दी क्रीप। अच्छा, क्रीप के लिए, क्रीप क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है, सस्टेन्ड लोडिंग कंडीशन इसमें चाहिए। और क्रीप के अंदर सबसे मेन चीज यहां पर आपको जो ध्यान रखना है कि जो इसमें लोड होता है, जो स्ट्रेस आता है, इज विद इन दी इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। एक और इसमें ध्यान रखना है, क्रीप जो है वो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। कई बार ऐसा भी पूछते हैं किस प्रकार के लोड के साथ आपका क्रीप संबंधित होता है। तो क्रीप का जो संबंध है वो डेड लोड के साथ होता है, क्योंकि डेड लोड ही आपका सस्टेन लोडिंग कंडीशन कैटेगरी में आता है। अगली चीज एक और इसमें ध्यान रखनी, क्रीप का जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना क्रीप जल्दी आएगा या ज्यादा रेट से आएगा। और एक और जो रेट ऑफ क्रीप है, जो क्रीप का रेट है वो एज ऑफ लोडिंग के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लोड ज्यादा होगा उतना आपका क्रीप बढ़ते जाएगा। एक टाइम बाद क्रीप का रेट फिर कम हो जाता है, जो कि हमारा टर्शरी क्रीप कैटेगरी में आता है। सेकेंडरी क्रीप टाइम के साथ बढ़ता है, प्राइमरी क्रीप लगभग कांस्टेंट होता है, सेकेंडरी बढ़ता है, टर्शरी का रेट कम हो जाता है। और एक और पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, होमोलॉगस टेम्परेचर। होमोलॉगस टेम्परेचर क्या होता है,
होमोलॉगस टेम्परेचर जनरली मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट का हाफ होता है। किसका हाफ होता है? मेल्टिंग पॉइंट का। और होमोलॉगस टेम्परेचर वो होता है जहां पे क्रीप का जो इफेक्ट है, क्रीप का जो प्रभाव है, वो हमें सबसे मैक्सिमम देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं होमोलॉगस टेम्परेचर। सो क्रीप इज द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड। टाइम भी है, लोड कांस्टेंट है। इलास्टिक स्ट्रेन तो बोल नहीं सकते। प्लास्टिक स्ट्रेन विद टाइम एट वेरिंग लोड, यहां पे लोड वेरी नहीं करता है। और इलास्टिक स्ट्रेन भी ये नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। Next is a material which obeys Hooke's law is subjected to direct stress sigma at its elastic limit. Which of the following statement is true? अगर मटेरियल हुक्स के नियम का पालन कर रहा है और उस पे डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा, और ये हुक्स के नियम का पालन कर रहा है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है यहां पर, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा? स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस, क्योंकि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम यंग मॉड्यूलस बोलते हैं। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिफॉर्मेशन है वो होता है पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, ठीक है। और यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं, ये डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। डिफॉर्मेशन कितना होता है? डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है PL अपॉन ए, PL अपॉन ए, ये हमारे पास डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है जो हुक्स लॉ से हमने निकाला। तीसरा एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, या फिर एक और फॉर्मूला होता है हाफ पी डेल्टा। वहीं पर हुक्स लॉ से हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यंग मॉड्यूलस। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन देखते हैं सही कौन सा होगा। ये सारे रिलेशन है। पहला स्ट्रेन जो होगा वो स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस होगा, तो ये हमारे पास सही रिलेशन है, ये ट्रू है। अगला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा बाय 2 होगा, मतलब जो टाउ मैक्स की वैल्यू होगी वो सिग्मा बाय 2 के बराबर होगी। ये रिलेशन भी ट्रू है, और ये हमें कहां से मालूम चलता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉन्सेप्ट से। क्योंकि आप ये समझना कि ऐसा नहीं कि जैसे अगर जो सोम में क्वेश्चन आएंगे वो एक ही चैप्टर से आए, कॉन्सेप्ट 2-3 चैप्टर के मिला के भी आ सकते हैं। तो हुक्स लॉ हम सेकंड यूनिट में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में, बट इसमें थर्ड चैप्टर के भी कुछ फॉर्मूले हैं, फोर्थ चैप्टर का भी कुछ फॉर्मूला है, तो ये एकदम सही रिलेशन है। अगला जो स्ट्रेन एनर्जी है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम होगा। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना? स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2E। तो टोटल एनर्जी कितना बोल सकते हैं? टोटल एनर्जी हम बोल सकते हैं स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम। तो ये रिलेशन भी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, इसलिए सही आंसर होगा डी। ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। और इसमें अगर हमसे प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछता है सिग्मा 1, तो उसका फॉर्मूला भी होगा अप्लाइड स्ट्रेस अपॉन 2, जितना स्ट्रेस हमने अप्लाइड करा डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। क्या उसे रेजिलेंस बोलेंगे, क्या प्रूफ रेजिलेंस बोलेंगे, बल्क रेजिलेंस बोलेंगे, या नन ऑफ दिस? देखिए बल्क रेजिलेंस टर्म नहीं होता, रेजिलेंस टर्म होता है। रेजिलेंस का मतलब क्या होता है? ये पहली बात तो ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी होती है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रेजिलेंस। वहीं पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, कौन से पॉइंट तक? फ्रैक्चर पॉइंट तक, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं टफनेस। उसे क्या बोलते हैं? टफनेस। इलास्टिक लिमिट तक जो है उसे क्या बोलेंगे? रेजिलेंस। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस भी बच्चों टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है। टोटल स्ट्रेन एनर्जी अप टू इल्ड पॉइंट, अप टू इल्ड पॉइंट, या फिर इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज द मैक्सिमम टोटल एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी
अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है, वो प्रूफ रेजिलेंस होता है, या फिर यील्ड पॉइंट तक जो एनर्जी है। ये बोल रहा है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कोई स्पेशल नाम नहीं है, उसको सिर्फ हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, और सिंबल होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यंग मॉड्यूलस। ठीक, पर अगर हम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अप टू इलास्टिक लिमिट देखें, कहां देखें, अप टू इलास्टिक लिमिट, तो इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। और वहीं पर अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट देखें, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, तो इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक जनरल क्राइटेरिया है, पर अप टू इलास्टिक देखेंगे तो वही मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस है, और अप टू फ्रैक्चर करेंगे तो वही मॉड्यूलस ऑफ टफनेस है। ऐसे ही रेजिलियंस जो है वो टोटल एनर्जी है, अप टू इलास्टिक लिमिट इज रेजिलियंस, अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इज टफनेस। और वहीं पर अगर अप टू यील्ड पॉइंट बोल दिया या मैक्सिमम वर्ड जोड़ दिया तो वही प्रूफ रेजिलियंस हो जाता है। मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं, क्योंकि ये टोटल एनर्जीज है, बल्क रेजिलियंस को टर्म होता नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, नन ऑफ दिस, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉड्यूलस ई, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड बल्क मॉड्यूलस के। तो देखो सही रिलेशन क्या, एक तो होता है ई बराबर 2g, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, दूसरा होता है ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू, एक और बराबर होता है म्यू बराबर 9kg के अपॉन में 3k प्लस जी, और ये होता है हमारा ई से रिलेशन। तो ये हो गए हमारे तीन रिलेशन, एक ई जी म्यू में, एक ई के म्यू में, एक ई के और जी में। एक और होता है म्यू बराबर 6k माइनस 2g अपॉन 3k प्लस 2g, एक रिलेशन ये होता है म्यू के और जी में। ये टोटल हमारे पास कितने रिलेशन है, टोटल हमारे पास ये यहां पर 4 रिलेशन है जो हमें याद रखना है। तो इसमें से E बराबर K और G में पूछा है, तो E बराबर 9kg के अपॉन में 3k प्लस जी, यानी D विल बी द करेक्ट आंसर, 9kg के अपॉन में 3k प्लस जी। अगला है पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज, देखिए पॉइजन्स रेशियो जो होता है इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस के अंदर लेटरल स्ट्रेन के अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या एक्सियल स्ट्रेन, मॉड्यूलस में, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा। इसका जो वैल्यू होती है, रेंज होती है, जो आपकी बॉडी इलास्टिक बॉडी होती है, जो सोम के अंदर पड़ी जाती है, उनके लिए रेंज होता है 0 to 0.5, और 0.5 और 0 भी होती है। वहीं पर अगर हम सारी बॉडीज की बात करें, इलास्टिक प्लास्टिक सारी बॉडीज जो हम सोम के अंदर पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते, हर प्रकार की बॉडी के लिए इसका रेंज होता है -1 to 0.5। परंतु अगर सोम के अकॉर्डिंग बोलें तो पॉइजन्स रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी, एक क्वेश्चन आता है ऐसा, तो उसका आंसर होगा 0.5। सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है 0.5। पॉइजन्स रेशियो 0 किसके लिए होता है, 0 होता है आइडियल सॉलिड बॉडी के लिए, या कॉर्क के लिए, या रिजिड बॉडी। अगर वर्ड बोला, ये तीन चीज बोली हैं, तो पॉइजन रेशियो 0 हम टिक करेंगे। और अगर पॉइजन रेशियो 0.5 पूछा है तो ये होता है आइडियल प्लास्टिक बॉडी के लिए या फिर रबड़ के लिए, इसकी वैल्यू 0.5 होती है। और अगर इलास्टिक बॉडी के लिए पॉइजन्स रेशियो पूछा है तो इसकी सिंगल वैल्यू होगी 0.33, और रेंज पूछे तो आंसर होगा 0.25 टू 0.42, ये इसका रेंज होगा। ऑप्शंस क्या दे रखे, एक्सियल स्ट्रेन टू ट्रांसवर्स, तो ये गलत है, ट्रांसवर्स टू एक्सियल होना चाहिए। लेटरल का एक और नाम क्या है, ट्रांसवर्स, और लॉन्गिट्यूडल का एक और नाम है एक्सियल। इसका एक और नाम क्या है, एक्सियल, और इसका एक और नाम क्या है, ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स टू एक्सियल होना चाहिए।
यहां उल्टा लिखा है। एक है एक्सियल टू शियर, ये भी गलत है। एक बोल रखा है शियर टू एक्सियल स्ट्रेन, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। लेटरल टू एक्सियल आना चाहिए, या ट्रांसवर्स टू एक्सियल आना चाहिए, या ट्रांसवर्स टू लॉन्गिट्यूडनल आना चाहिए। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी विच परमिट अ मटेरियल टू बी ड्राउन आउट लॉन्गिट्यूडनली टू ए रिड्यूस्ड सेक्शन। ऐसी प्रॉपर्टी जो मटेरियल को ड्रॉन करना, मतलब उसको अगर हम खींचें तो वो जो उसका मटेरियल है वो खींचाता चला जाएगा और ऐसा कुछ लंबा हो जाए, ठीक है, मतलब उसका जो सेक्शन है वो कम होता चला जाए। परमिट्स अ मटेरियल टू बी ड्राउन आउट, मतलब खिंचाए, जिसको हम खींचते चले जाएं लॉन्गिट्यूडनली टू ए रिड्यूस्ड सेक्शन, मतलब उसका सेक्शन कम हो जाए, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो और डायामीटर में या एरिया में डिक्रीमेंट हो। तो ऐसा तभी होगा जब हम उसकी लंबाई को खींचेंगे। और ऐसा मटेरियल जो इस चीज को एक्सेप्ट करता चला जाए, उसकी इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं तन्यता। इसका अपोजिट क्या होगा? अगर हम मटेरियल को किसी को खींच रहे हैं और उसको अगर हमने एक्सियल टेंशन दिया, उसको हम खींच रहे हैं और एक्सियल टेंशन देने के साथ उसमें सडन फ्रैक्चर देखने को मिले, वो अचानक से टूट जाए, तो उसके इसी बिहेवियर को हम हिंदी में भंगुरता और इंग्लिश में ब्रिटलनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। सो इट इज द सडन फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग कंडीशन। डक्टाइल मटेरियल के हम वायर बना सकते हैं, और डक्टाइल मटेरियल के एग्जांपल क्या क्या है? तो माइल्ड स्टील है, एक कॉपर है, एक एल्यूमिनियम है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। रोट आयरन भी इसी का एग्जांपल है। रोट आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ डक्टाइल मटेरियल। वहीं जो ब्रिटल मटेरियल है उसके एग्जांपल क्या है? उसके एग्जांपल है ग्लास, उसका एग्जांपल है सैंड, उसका एग्जांपल है रबड़। रबड़ भी ब्रिटल मटेरियल है, ध्यान रखना। इलास्टिक रबड़, भले बोलते इलास्टिक है बट वो है ब्रिटल मटेरियल। उसके बाद स्टील में बात करें तो कास्ट आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा? सही आंसर होगा डक्टिलिटी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। पर अगर क्वेश्चन में पूछें कि अगर हम किसी मटेरियल पे कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, और उसके एरिया में एक्सपांशन हो जाए, उसका एरिया बढ़ जाए, जिस भी मटेरियल पे कंप्रेसिव लोड लगाए और उसका एरिया बढ़ जाए, तो ऐसे मटेरियल से हम शीट बना सकते हैं, पतली पतली शीट या चादरें। और इसके लिए जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो होती है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या? कंप्रेसिव लोड लगाने पे एरियल एक्सपांशन होना। यहां पर डक्टिलिटी में लीनियर एक्सपांशन की बात है। यहां लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा, और यहां एरिया बढ़ेगा। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि मटेरियल पे लोड लगाएं और लोड को हटाएं तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन ना कर पाए। मतलब प्लास्टिसिटी वर्ड का मतलब है परमानेंट डिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन, वो प्लास्टिसिटी है। ओरिजिनल शेप और साइज रिगेन नहीं करना लोड हटाने पर। और इलास्टिसिटी क्या है? जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, टेंडेंसी टू नॉट एक्सेप्ट परमानेंट, टू अपोज परमानेंट डिफॉर्मेशन। टू अपोज परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब लोड हटाने पर ओरिजिनल शेप और साइज को लेकर आना, चले जाना, इज इलास्टिसिटी, ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाना। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। हुक्स लॉ कहां तक एप्लीकेबल है? तो ध्यान रखना, हुक्स लॉ भी हमने देखा था स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो जो हुक्स लॉ है इसका स्टेटमेंट है कि ये तभी सही है विद इन दी प्रोपोर्शनल लिमिट। किसी भी पदार्थ में उसकी प्रत्यास्था सीमा तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। और बच्चों अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, ऐसा कई एग्जाम्स में देखने को मिला है कि प्रोपोर्शनल लिमिट ऑप्शन में नहीं होता है, तो फिर हम आंसर टिक करेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, जो कि प्रोपोर्शनल और इलास्टिक लिमिट लगभग पास पास होते हैं। तो ऑप्शन है इल्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट या ब्रेकिंग पॉइंट। अब यहां पर कहीं भी ऑप्शन में प्रोपोर्शनल नहीं है, तो फिर सही क्या होगा? इलास्टिक लिमिट। और इसमें एक और ध्यान रखना, हुक्स लॉ के
हुक्स लॉ के अजम्पशन क्या क्या है, किन किन अजम्पशन पर हुक्स लॉ बेस्ड है? तो पहला अजम्पशन है मटेरियल प्रिज्मेटिक होना चाहिए, मटेरियल शुड बी प्रिज्मेटिक। दूसरा अजम्पशन है मटेरियल आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। और तीसरा है मटेरियल आपका जो है वो प्रिज्मेटिक, आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस होना चाहिए। ये तीन अजम्पशन को लेकर हुक्स लॉ बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इज द एनालिसिस प्रोसीजर एक्सेप्टिंग हुक्स लॉ एज। कौन सा प्रोसीजर हम हुक्स लॉ में यूज करते हैं? तो देखो, अगर हुक्स लॉ क्या बोल रहा है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या स्ट्रेस बराबर यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, तो इसमें जब हम स्टडी करेंगे हुक्स लॉ की, तो हम यहां पर ग्राफ बनाएंगे, और ये ग्राफ हमारा बनेगा स्ट्रेस में, सॉरी ये बनेगा स्ट्रेन में और ये बनेगा स्ट्रेस पे। इसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस पर? स्ट्रेन पर। और स्ट्रेन क्या है, इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होता है उनको एक्स एक्सिस में रखा जाता है। अब जब भी दो चीजों के बीच में प्रोपोर्शनल लिमिट है तो उनका जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब हुक्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो जो भी मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करेगा उनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सो क्या पैराबोलिक स्टडी करते हैं? नहीं। लीनियर करते हैं? हाँ। एलिप्टिकल करते हैं? नहीं। कर्व्ड करते हैं? नहीं। हुक्स लॉ में एनालिसिस जो होती है, प्रोसीजर जो होता है वो लीनियर प्रोसीजर या लीनियर एनालिसिस होता है। नेक्स्ट, तो बच्चों ये था हमारा सेशन जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस देखे। अगला एक और सेशन में लेकर आऊंगा आपके साथ जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर ही क्वेश्चंस देखेंगे। सो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सभी एग्जाम्स के लिए, ऑल स्टेट एज एग्जामिनेशंस, तो आपके पास यहाँ पर कई सारे बैचेस अवेलेबल हैं फॉर डिफरेंट एग्जाम्स। सारी एग्जाम्स के लिए विजय बैच है, लाइव बैच। एसएससी जे के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन अगर आपको चाहिए तो बैच 1, दोनों में 1 ईयर वैलिडिटी है। एमबीबीएस सीए के लिए प्रहार बैच, और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पोर्शन सीबीटी 1 फॉर आरआरबी, इसके लिए है तेजस बैच। सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक। अगर आपको एसएससी जे के लिए डिटेल्ड पढ़ना है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर बैच है टारगेटेड बैच। और टारगेटेड बैच के अंदर आपको पूरा रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव क्लासेस नहीं है, आप किसी भी टाइम पे उसको देख सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये 6 मंथ्स और 1 ईयर दोनों वैलिडिटी ऑप्शंस पे अवेलेबल है। अगर आपको रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन पर्पस से बैच चाहिए, डिटेल में आप पढ़ चुके हैं, तो फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है फॉर एसएससी जेईई 2024। अगर आपको यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच चाहिए तो अभ्यास बैच है फॉर ऑल जी एग्जाम्स, जिसके अंदर 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चन है टेक प्लस नॉन टेक के। और अभ्यास प्लस बैच फॉर ऑल एई एंड जेईई एग्जामिनेशन, और इसमें भी यहां पर आपको 8000 से भी अधिक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको एमपी सब इंजीनियर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए उपयंत्री बैच हमने लॉन्च किया है। इसका सबसे मेन फीचर्स है 250 प्लस टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20,000 से भी अधिक क्वेश्चंस है। एडवांस, बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा, वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है। और वेब पर यानी लैपटॉप पे भी आप देख सकते हैं। डिफरेंट वैलिडिटी ऑप्शंस पे ये अवेलेबल है। अगर आप एक्सप्रेस बैच मतलब आरआरबी जेईई की सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सप्रेस बैच हमने लॉन्च किया है। तेजस बैच है सीबीटी 1 के लिए, और इसमें 25,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहां प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड के अंदर भी आप देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं, और 1 ईयर एंड 1.5 ईयर 18 मंथ्स के लिए भी वैलिडिटी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको बड़ा कोर्स नहीं चाहिए, आप सिंगल कोर्स से पहले कंटेंट चेक करना चाहते हैं टीम का, कैसे टीम पढ़ा रही है, तो सिंगल सब्जेक्ट से कोर्सेज भी अवेलेबल है जिनका प्राइसिंग हार्डली 100 या 150 रुपीज है। तो पहले उसको देखकर भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही जिस कारण वो प्ले स्टोर पर शो नहीं हो रही थी, बट अब टीम ने उस चीज को सॉर्ट कर लिया है और अब एसी प्लस की एप्लीकेशन दोबारा प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुकी है। सो हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एपीके फाइल भी अवेलेबल है। तो आप दोनों जगह से वीडियो को आप देख सकते हैं, कंटेंट को चेक कर सकते हैं, डिटेल में चेक करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं।
ये जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जिसका नाम है एईसी प्लस एपएनवाईटी डिस्कशन चैनल। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।